आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वो डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 10 से लेके 12 जनवरी तक एक साथ। तो पहले न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है इंटरेस्ट रेट फॉर आरबीआई का जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है उसके लिए। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं क्या है आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। जैसे 2 तरह के रेट होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है फ्लोटिंग रेट, दूसरा होता है फिक्स्ड रेट। तो फ्लोटिंग रेट होता है फिक्स्ड रेट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जो फिक्स्ड रेट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी होल बॉन्ड वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन फ्लोटिंग रेट में जो है चेंज होते रहता है, ठीक है? तो टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहेगा और ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, ये जो है टाइम टू टाइम 6 महीने के अंदर जो है चेंज किया जाता है, ठीक है? बाय द आरबीआई। तो ये जो है टैक्सेबल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस बार जो फ्लोटिंग रेट रखा है वो 0.85 रखा गया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 जनवरी से लेके 30 जून 2025 तक। और 30 जून के बाद जब 1 जुलाई से लेके जो दिसंबर तक होने वाला है उसमें जो है इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि ये सेमी एनुअली इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये चेंज होता है, ठीक है? तो इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। और इसके साथ जो है सेमी एनुअली बेसिस पे किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ जो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या है ये आरबीआई का जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है और क्या-क्या चीज़ इसके अंदर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये टैक्सेबल है। और इसके ये टैक्सेबल तब होगा जब कभी भी जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा इस बॉन्ड के ऊपर, अगर वो इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में जो है टीडीएस कटेगा, ठीक है? तो ये सबको याद रखना है। दूसरा चीज़ जो है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, किसी बंदे को अगर बॉन्ड खरीदना हो, तो उसके लिए मिनिमम जो है वो ₹1000 का खरीद सकता है। और ऐसे ही एडिशनली 1000 करके वो कितने का भी खरीद सकता है। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है? कितने भी लाख का वो खरीद सकता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका जो बॉन्ड पीरियड का जो टाइम है वो 7 साल का है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने ₹1000 भी जमा कर दिए, इस बॉन्ड को खरीद लिया आपने, तो आपके ये जो है ₹1000 आपका जो है 7 साल के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है? और आप जो है किसी भी कंडीशन में आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इवन आप पेनल्टी देके भी नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में वो विथड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। तो वो विथड्रॉ किस-किस पॉइंट में कर सकता है? अब मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीज़न है जो 60 से 70 ईयर तक है, तो उस केस में वो 6 साल के बाद जो है विथड्रॉ कर सकता है। कोई सीनियर सिटीज़न जो है वो 70 टू 80 इयर्स में है, तो उस केस में वो 5 साल में जो है विथड्रॉ कर सकता है। और कुछ सीनियर सिटीज़न जो ओवर 80 है, जिसको सुपर सीनियर सिटीज़न भी बोला जाता है, तो उस केस में वो 4 साल में विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर नॉर्मल जो भी 60 बिलो जिनका भी एज रहेगा, अगर वो पैसा निकालना चाहे, तो प्रीमेच्योर विथड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ठीक है? अंडर दिस बॉन्ड ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये बॉन्ड को जो है प्लेज नहीं कर सकते एज़ अ कोलैटरल। अब एज़ अ इस जो भी बॉन्ड खरीदा है इसको कोलैटरल के तौर पे आप कहीं भी बैंक में जमा भी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पॉइंट ध्यान देना है, आपको वो चीज़ देख लेते हैं एक बार कि आरबीआई ने जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट रखा है वो 0.85 रखा है फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 1 टू जून 30 2025 तक। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसका जो टैक्सेबल है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ₹1000 लगने वाला है। और इसको आप कुछ भी करके आप जो है पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? कि इसकी ये जो है लॉकअप पीरियड में रहेगा 7 साल के लिए। अब और आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। आप पैसे विथड्रॉल नहीं कर सकते, अर्ली विथड्रॉल नहीं कर सकते, इसको प्रीमेच्योर विथड्रॉल बोला जाता है, वो नहीं कर पाओगे। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ़ जो सीनियर सिटीज़न है वही कर पाएँगे, बाकी लोग जो भी हैं बिलो 60 वो नहीं कर पाएँगे। इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया जो है 10वां फुल टाइम मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। तो इस बार जो है ब्रिक्स जो है ब्राज़ील चेयर कर रहा था और ब्राज़ील में ही अनाउंसमेंट की गई है कि इंडोनेशिया जो है 10th मेंबर बन चुका है ऑफ़िशियली, जो ब्रिक्स कंट्री है इसमें। तो इस बार का जो थीम है वो याद रखना है। जो अभी ब्राज़ील में जो ब्रिक्स चेयर कर रहे हैं उसका थीम आपको याद रखना है, वो है एनहांसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ये इस बार का ये थीम है। और ब्रिक्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़े तो ब्रिक्स जो है 2006 में फॉर्म हो गया था, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और चाइना था। और ब्रिक्स की बात करें तो हेडक्वार्टर सिंघाई चाइना में है। तो जब पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले BRIC था, ठीक है? 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इंक्लूसिव हुआ था, उसकी वजह से वो ऐसे आया था। और 2009 की बात करें तो 2009 में जो है पहला मीटिंग हुआ था रशिया में, इसे आपको ध्यान देनी है। उसका 2024 में जो है 4 और कंट्रीज़ ऐड किए गए हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ये 4 कंट्री जो है ऐड हुए हैं। और अब जो है 10वां कंट्री 2025 में ऐड हुआ है, जो कि इंडोनेशिया है, ठीक है?
तो अब ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हो गए? ब्रिक्स में टोटल अभी 10 मेंबर हो गए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रेड एक्स, ठीक है? और इसका काम रहेगा ऑपरेट एज़ अ ट्रेड रिसीविंग डिस्काउंटिंग सिस्टम के तौर पे ये काम करेगा। और ये जो है 5वां जो है 5th लाइसेंस मिल चुका है जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेगा, TREDS प्लेटफ़ॉर्म को। तो इससे पहले कौन-कौन से थे वो भी आप देख लो, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके बाद M1 एक्सचेंज, इंडिया मार्ट और C2FO फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये सारे ऑलरेडी इस प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट थे और अब जाके ये क्रेडेक्स को भी जो है पार्ट बना दिया गया है। जो भी ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर मैं आज ही एक आपको वीडियो दूँगा, जिसमें आपको इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि इसको बार-बार आता रहता है न्यूज़ में और बार-बार एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इसको हम एक ही बार में कवर करेंगे। अभी ये नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, इसके ऊपर ही आने वाला है। इसके बाद इसके बारे में पढ़े क्या ये प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म को 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि अंडर आता है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, उसके अंतर्गत। तो इसका पर्पज़ क्या था वो समझते हैं। इसका पर्पज़ था जो भी एमएसएमई है कि वो क्रेडिट ले पाए बाय सेलिंग जो भी उसके रिसीवेबल्स हैं उसको, ठीक है? तो इसमें जो बैंक, एनबीएफसी ये सब इसका पार्ट हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है 25 करोड़ रुपए होना चाहिए सेटअप टू TREDS प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो जो भी ये क्रेडेक्स है, इन्होंने जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल इनका 25 करोड़ हो गया था जिसकी वजह से ये एलिजिबल थे। उसके बाद बिज़नेस में जो है इनका 225 करोड़ प्लस का टर्नओवर था और जो सेलर थे वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हों, तभी जो है ये एलिजिबल है इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जिसे आपको ध्यान देनी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। अब कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में क्या रहने वाला है कि जो भी रोड विक्टिम होते हैं, उनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ये स्टार्ट होगा मार्च 2025 से, इसे आपको ध्यान देनी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको अभी इंस्टेंटली जो है नेशनल वाइड चलाया जा रहा है, इससे पहले इसको पायलट बेसिस पे चंडीगढ़ में लॉन्च किया था मार्च 14, 2024 में और इसको पायलट बेसिस पे टोटल 6 स्टेट में चलाया जा रहा था। एक तो चंडीगढ़ खुद था, उसके बाद असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी और हरियाणा, ये 6 जगह पे चलाया जा रहा था और अब जो है इसको नेशनल वाइड चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है कैशलेस ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे 1.5 लाख पर पर्सन, 1.5 लाख रुपीज़ पर पर्सन देने का काम करेंगे पर एक्सीडेंट फॉर 7 डेज़। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका रिपोर्ट पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही देना पड़ेगा। और जो भी पर्सन है अगर वो मर जाते हैं किसी कारणवश, वो जो है मर जाते हैं, तो उस केस में जो भी फैमिली है उनको जो है हिट एंड रन केसेस के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान देनी है कि हिट एंड रन विक्टिम जो भी रहेंगे उनको जो है 2 लाख दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके पुलिस, हॉस्पिटल और स्टेट हेल्थ एजेंसी, ये सारे मिलके जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसका टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इसमें होने वाली है, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है, ऐप है, उसको उसको जो है मर्ज किया जाएगा जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसके साथ, ठीक है? तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इनका एक ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है। तो इसके अंतर्गत जो भी आपका एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट होता है, इस इधर फ़िल होता है, ठीक है? वो डिजिटल फॉर्म में इधर फ़िल होता है और ये जो है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके साथ पार्टनर करके बनाने वाला है ये प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है बैंक की तरफ से एक लॉन्चेस है, जो कि आ रहा है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो इन्होंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जो कि है व्हाइट ओक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड है, ये इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज फंड है, जो कि बेस्ड है क्वालिटी फैक्टर थीम पे, ठीक है? तो क्वालिटी फैक्टर थीम के बारे में समझते हैं क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर थीम का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसके अंतर्गत जो भी कंपनीज है, वो सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और फाइनेंशियली गुड परफॉर्मेंस कंपनी है, उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको ही जो है अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ठीक है? तो ये जो भी सेल किया जाएगा, ये फंड ये किया जाएगा न्यू फंड ऑफर के अंतर्गत
जो कि जनवरी 8 से लेकर जनवरी 2022-2025 तक रहने वाला है। ये डेट इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एनएफओ के अंतर्गत जो है इसको सील किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ये फंड के बारे में। तो इस फंड में जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ₹500 रहने वाले हैं और इसमें एसआईपी जो है ₹500 जो है एज़ अ लमसम जमा कर सकते हो, या तो जो एसआईपी है उसमें आप ₹100 करके जमा कर सकते हो। उसका जो फंड मैनेजर हैं, जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे, उनका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो है रमेश मित्रा जी। तो रमेश मित्रा जी जो है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वाइटो कैपिटल के, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ये क्या करेगा कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, अगर वो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वीज़ा देने का काम करेगा, ठीक है? जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, जो अफ्रीका से आते हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, वो सब पर्सन को जो है वीज़ा देने का काम करेंगे और वो इंडिया में पढ़ पाएँगे उसकी वजह से, ठीक है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने 2 तरह का वीज़ा लॉन्च किया है, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा, एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। अब जो ई स्टूडेंट वीज़ा है, ये फॉरेन स्टूडेंट का है, जो भी रजिस्टर है इंडियन इन स्टडी इन इंडिया पोर्टल के अंतर्गत, और जो एक्स है, वो जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करें, क्या है ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अगर उनको एडमिशन लेना है इंडिया में, तो उनको जो है इधर रजिस्टर करना पड़ता था, और उसके अंतर्गत ही, इस पोर्टल के अंतर्गत ही, जो ये ई स्टूडेंट वीज़ा है, इसका जो भी शॉर्ट टर्म कोर्स हो या लॉन्ग टर्म कोर्स हो, उसका लाभ ले पाएंगे। अब ई स्टूडेंट वीज़ा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन समझते हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जो फॉरेन नेशन है उनके लिए, फॉरेन नेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब करने के लिए वो इंडिया आ सकते हैं और इंडिया में आके ये सब कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन वो 5 साल का ही रह सकता है। अगर किसी कारणवश कोई प्रोग्राम का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, तो उस केस में वो एक्सटेंडेबल भी है, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। नेक्स्ट जो चलते हैं वो नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही ये क्यों लॉन्च किया है। बिकॉज़ जो भी ये वीज़ा है, ये वीज़ा देने का काम है जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए है, और इस केस में जो है पुलिस पिक्चर में आती है। तो पुलिस के केस में आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आनी ही है। तो इससे आप लिंक कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है ई स्टूडेंट वीज़ा। नेक्स्ट उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने आदिवासी मेला 2025 लॉन्च किया है, जो कि एनुअली हर साल ही उड़ीसा में होता है, जिसमें ट्राइबल हेरिटेज और ट्राइबल कल्चर को नवाजा जाता है, ठीक है? इस जो इवेंट है इसको, ठीक है? उसका नेक्स्ट जो है शहीद मधु सिंह का एक स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है? ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी शहीद मधु सिंह हैं, इनके ऊपर ही ये स्कीम का नाम रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो भी ड्रॉप आउट है स्टूडेंट, उनको रिड्यूस किया जाएगा। ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो है कम से कम हो, उसके लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया है, और ये जो है एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया एक पीआई स्कीम, जिसका नाम है पीआईएल स्कीम 1.0 फॉर स्पेशली जो स्टील के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो पीआईएम स्कीम इससे पहले भी चल रहा था, और ये जो है मान सकते हो कि फेज़ 2 है, जिसको 1.0 बोला जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो है कुछ 66322 करोड़ रुपए अलॉट किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2029 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ये 2 इम्पोर्टेंट है नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो था, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो न्यूज़ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही वापस से, क्योंकि अमित शाह इसको हेड करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रहती है, उनको जो है इंटरनेशनल असिस्टेंट दिया जाएगा। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन-कौन से हमारे इंडिया में, जैसे ईडी हो गया या आईबी हो गया, ठीक है? तो ये सारे हो गए हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो इनको जो है इंटरनेशनल असिस्टेंट दिया जाएगा, जो भी इंटरपोल है उसके द्वारा। अब इंटरपोल के बारे में समझें, तो इंटरपोल जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये मान सकते हो कि इंटरनेशनली पुलिस है, ठीक है? इंटरनेशनली पुलिस जो वर्क करती है, उसको बुलाता है इंटरपोल। तो जो भी रूल और रेगुलेशन जो इंटरनेशनल संभालने का काम होता है, इसका ही रहता है। तो ये जो है असिस्ट करेगी जो भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनको। और इस पोर्टल के बारे में बात करूँ, तो इस पोर्टल को जो है डेवलप किया गया है बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन ने, ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको बिल्ड किया गया है। अब ये क्या करेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, ये जो इंटरपोल जो है हमारे लॉ एजेंसी इसको हेल्प नहीं करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन पहले जो लेटर और टेक्सिस फैक्सेस के थ्रू जो है हेल्प करती थी, लेकिन अब जो है जो भी भारत पोल है इसके अंतर्गत अब ये डिजिटली जो है ये हेल्प करने का काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक तरह का इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो कि ग्रीन जीडीपी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इन्होंने जो है ग्रीन जीडीपी लॉन्च किया है, जिसके अंदर जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ जो है पहला स्टेट बन चुका है हमारे इंडिया का, जिन्होंने अपना जो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको ग्रीन जीडीपी में रखा है। तो ग्रीन जीडीपी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ग्रीन जीडीपी का निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट, तो उससे हमारा ग्रीन जीडीपी निकलता है। अब ग्रीन जीडीपी में रहता है क्या कि कैसे जो है हम इन्वायरमेंटली जो है और सोशली जो है हम कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, उसी को बोला जाता है ग्रीन जीडीपी। जैसे आपसे नाम से पता लग रहा है कि जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको बताया भी हुआ है कि ग्रीन जीडीपी मेजर कैसे किया जाता है। ग्रीन जीडीपी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट को देखते हुए। तो उसके बाद आता है टिटाग्रा रेल सिस्टम, ये जो है इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रेन सेट है, जो कि बेंगलुरु मेट्रो को दिया जा रहा है। मतलब इसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, ये मान सकते हो ऐसा मेट्रो है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा और ये खुद ही खुद चलेगा, और ये मेड इन इंडिया इंडिया का पहला ट्रेन सेट बना है। तो ये किसको दिया जा रहा है, बेंगलुरु को दिया जा रहा है, और इसको जो है मैन्युफैक्चर किया गया इस ट्रेन सेट को, वो मैन्युफैक्चर किया वेस्ट बंगाल में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस मेट्रो को जो है कहाँ डेवलप किया गया है, इस मेट्रो को डेवलप किया गया वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट जो है लॉन्चेस है वो है वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के द्वारा। वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है एम्पावर हर बिच, जैसे नाम से लग रहा है कि जो भी वुमेन एंटरप्राइज है उन्हीं के लिए जो है लॉन्च किया है सपनों की उड़ान। तो जो भी वुमेन एंटरप्राइज है उनको एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया है इन रिटेल सेक्टर। और जो भी वर्ल्ड एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है ये जो है नीति आयोग का ही एक प्लान था, और इन्होंने पार्टनर किया है न्यू शॉप के साथ। न्यू शॉप जो है एक तरह का 24/7 रिटेल चेन पार्टनर है, जो कि नीति आयोग का बनने वाला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ 50 वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका एज जो है 18 से 35 तक रहने वाला है, और ये सेलेक्टेड स्टेट में ही अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, सेलेक्टेड स्टेट से ही उठाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको मेंटरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे जो है रिटेल स्किल्स होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट जो लॉन्चेस आ रहा है वो आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो लॉन्च कर रही है किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल और किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। तो ये मार्केट पोर्टल है, इसके अंतर्गत जो भी फार्मर्स है, जो भी एग्री एंटरप्राइज है या जो भी कंज्यूमर है, वो जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और जो भी उनका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही बेच सकता है। अब मान लीजिए कोई फार्मर है, अब इस फार्मर को अगर कभी भी अपना सामान बेचना जाना पड़ता है तो मंडी में जाना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये बोला गया ICAR के द्वारा। अब वो उनको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, वो जो किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल है यहाँ पे भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को जो है डाउनलोड किया गया है बाय एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस प्लेटफॉर्म को जो है मैनेज किया जाएगा विज्ञान केंद्र के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अभी ये जो है सिर्फ कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप में ही चलेगा, और बाद में जो है इसको और ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक ट्रेडमार्क भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। जो भी आपको प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये ट्रेडमार्क लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मान सकते हो कि जैसे कि अमेज़न सामान बेचता है, ठीक है? तो अमेज़न का सामान कौन बेचता है? वो जो है एक सेलर भेजता है, लेकिन उसमें ट्रेडमार्क किसका लगा रहता है? अमेज़न का। तो वैसे ही कुछ होने वाला। जो प्रोडक्ट है वो तो फार्मर का रहेगा, लेकिन जो ट्रेडमार्क जो लगने वाला है वो किसान समृद्धि ट्रेडमार्क का लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो आ रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक कैशलेस मेडिकल सर्विस लॉन्च किया है, जो भी कर्नाटक के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, ठीक है? जो कर्नाटक स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये करके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट देने का काम करेगा। नेक्स्ट कुछ सेलिब्रेशंस के ऊपर बढ़ता है। तो अभी जो CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, तो इन्होंने जो है अभी 79 फाउंडेशन डे बनाया न्यू दिल्ली में। तो इसके जो भी ये इवेंट हो रहा था, इधर 2 MUs भी साइन किए, वो आपको ध्यान देनी है, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक तो IIT मद्रास ने साइन किया MU, जिसके अंतर्गत जो भी एकेडमिक्स और रिसर्च कोलैबोरेशंस है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो है साइन किया गया है
जो आईसी मैप है उनके साथ, ठीक है। तो ये जो केमिकल बेस्ड मटेरियल रहता है वो प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, इसे आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है सावित्रीबाई फुले जी, जो कि एक तरह का फ्रीडम फाइटर है। इनके नाम के ऊपर ही एक वुमेन टीचर डे बनाया जा रहा है, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट बना रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम किया था वुमेन एजुकेशन के लिए, जिसकी वजह से जो है तेलंगाना गवर्नमेंट जो है फुले जी के ऊपर जो है वुमेन टीचर डे बनाने जा रही है ऑन 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी जो है हर साल इसको बनाया जाएगा। उसके बाद बात करें तो अवार्ड के ऊपर, तो ये आ रहा है 18 गोल्डन ग्लव्स अवार्ड 2025 का, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में हो रहा था। इसको जो है दिया गया था ये अवार्ड को बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। इसमें 2 विनर्स हैं, एक है अमेरिकन टेलीविजन फिल्म और एक है अमेरिकन टीवी 2024 का, ठीक है। तो इससे बारे में आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा एडवांटेज बनता भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेस इंपॉर्टेंट में आता है न्यूज़। नेक्स्ट एमयूज़ के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पार्टनर किया है, एमयू साइन किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। और ये दोनों मिलके जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको जो है रोकने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देने की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का काम करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ये जो है एमयू साइन किया गया भाई विवेक अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान देना है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है इसके जो है डायरेक्टर है। तो इन्होंने साइन किया है, जो मेंबर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सत्यजीत त्रिपाठी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एमयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ ये 5 लाख स्टूडेंट टीचर और प्रोफेशनल को जो है एआई सिखाने का काम करेंगे 2026 तक। तो दोनों मिलके जो है एस्टैब्लिश भी करने जा रहे हैं एआई कैटलिस्ट, जो कि एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहने वाला है, जिस जो कि रूरल एआई को बढ़ाया जाएगा, रूरल एरिया में भी जो है एआई इनोवेशंस को बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ 1 लाख इनोवेटर्स, जो एआई इनोवेटर्स हैं, उनको सपोर्ट देने का काम करेगा। उसी के साथ जो भी माइक्रोसॉफ्ट है वो एआई प्रोडक्टिविटी लैब भी लॉन्च कर रहा है, ये टोटल 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो कि ट्रेन करेगा कुछ 10 स्टेट्स में, और ये कुछ 20,000 जो भी एजुकेटर हैं उनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ये छोटे से पॉइंट भी आपको बहुत सारा डिटेल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट कोलैबोरेशन के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इन्होंने कोलैब किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, और दोनों मिलके जो है 3 चीज़ें लॉन्च की है। 3 चीज़ें कौन-कौन सी? एक है मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, दूसरा चीज़ जो है लॉन्च किया है डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज 2.0। और ये तीनों के तीनों हेल्प करेंगे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको ग्रो करने के लिए। तो अब हम इसके बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं। क्या है ये मल्टी डोनेट ट्रस्ट फंड? ये जो मल्टी डोनेट ट्रस्ट फंड है, इसके अंतर्गत 100 मिलियन जो है इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा जो है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। इसके अंतर्गत जो भी इंडिया का ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि उसका जो डेटाबेस है वो डिजिटल फॉर्म में हो पाए, और इधर जो है स्मार्ट सेंसर लगा पाए, जिसकी वजह से जो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग है वोल्टेज का, करंट का और फेज का, वो कर पाए। नेक्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया है एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज, जो कि 2025 में लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये सपोर्ट करेगा फंडिंग देने का, मार्केट एक्सेस करने का और मेंटरशिप देने का, जो भी एनर्जी एनर्जी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन में जो भी कंपनीज काम कर रही है उनको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनर करके लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो है कोलैबोरेशन आ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, कि कोल इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के साथ। दोनों मिलके जो है क्रिटिकल जो भी मिनरल है उसको डेवलप करने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा-सा न्यूज़ था, और छोटा-सा न्यूज़ लेकिन इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों मिलके क्या करेंगे, जो भी इंडिया का जो मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल है, उसको बूस्ट करने का काम करेंगे, और रिड्यूस करेंगे इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन लिथियम और कोबाल्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी लिथियम और कोबाल्ट में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस में यूज़ होता है, ठीक है, ये सारा। तो अब जो है इसकी डिपेंडेंसी कम करके हम क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसके ऊपर काम करेंगे, और ये इंडिजिनियसली इंडिया में ही बनाया जाए, इसी के लिए जो है ये दोनों ने पार्टनर किया है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी,
नेक्स्ट कोलैबोरेशन बढ़े तो ये आ रहा है कि भारत डायनामिक लिमिटेड ने पार्टनर किया है अल्ट्रा मरीन टाइम के साथ, जो कि यूएस बेस्ड है। तो दोनों मिलके जो है एक तरह का एंटी सबमरीन वेलफेयर लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है सोनो बाइल्स। आई थिंक प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। तो ये जो BDL है और अल्ट्रा मरीन टाइम है, ये जो भी एंटी सबमरीन वेलफेयर शिप है, वेलफेयर एंटी सबमरीन वेलफेयर है, ये जो है इंडियन नेवी को देने का काम करेंगे। और ये दिया जाएगा विशाखापट्टनम फैसिलिटी है उसको 2027 तक। तो ये आप इमेज से देख सकते हो, ये कुछ, एक मिनट ये थोड़ा जूम कर दूं, ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आपको जो भी फाइटर जेट होंगे उसके थ्रू फायर किया जाएगा। और जैसे नाम से पता लग रहा है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये जो भी सबमरीन होंगी उसके ऊपर एयरली जो है अटैक किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक तरह का सोनर डिवाइस है, जो कि इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट होगा उससे जो है ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, और ये डिटेक्ट करता है सबमरीन और थ्रेट्स को, और ये 24 घंटे तक एक्टिवेट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि सबमरीन अभी हमारे इंडिया में जो है अटैक होने वाला है चाइना के थ्रू, लेकिन हमें पता नहीं है कि कब अटैक करने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि इंडियन नेवी जो है पहले ही इसको ड्रॉप करके रख देगी ओशन में, और ये 24 घंटे तक जो है काम कर सकता है। तो 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर ही अगर कभी सबमरीन मिल गया तब भी जो है यहाँ इसको यूज़ करते हुए अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इस आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया आईआईटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ और कॉलेजेस के साथ, और ये सब मिलके जो है अभी स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देने का काम करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये आता है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत टोटल 5 सेमीकंडक्टर यूनिट जो अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। और जैसे कि मैं आपको बताया कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत जो ये 5 यूनिट बनने वाले हैं, इसमें कुछ 76 करोड़ रुपए दिए जाएँगे। और ये 5 जो है सेमीकंडक्टर यूनिट लोकली जो है मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे सेमीकंडक्टर को। इसके अगर 5 पिलर्स की बात करें, जो कि 5 जो मैन्युफैक्चर यूनिट है वो कौन-कौन से हैं? एक है मैक्रोन, जो कि यूएस बेस्ड है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद अ, कनियस सेमीकॉन, सीजी पावर। तो ये सारे जो है 5 सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने अप्रूवल दिया है कि ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है टाटा की तरफ से। तो टाटा एल्क्सी लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, इन्होंने पार्टनर किया है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है। तो ये दोनों मिलके जो है एडवांस एयर मोबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी यूएवी रहता है, या अर्बन एयर मोबिलिटी रहता है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट रहता है, तो इसके लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने का काम करेंगे ये दोनों मिलके। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 10th से लेकर 12 जनवरी तक। और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया ऊपर समझ आया है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो चला तो लाइक कर देना, और ऐसे ही करने देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए हम इधर रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।